हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी मंत्रा पर। आज की यह क्लास जीके जीएस की क्लास जो कि क्लास नंबर 3 है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आया हूं आप लोगों के लिए, जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। क्योंकि जीके और जीएस जो है वो आपसे सभी परीक्षाओं में पूछा जाना है, तो आपको पढ़ना भी सब कुछ है। तो स्पेशली कुछ नहीं है, जीएस आप पढ़िए, हर जगह आपके काम आएगा। जैसे कि यूपी होमगार्ड अभी एग्जाम होने वाला है, यूपीपी जो अब 2026 में वैकेंसी आने वाली है, उसके लिए महत्वपूर्ण रहेगा आपका लेखपाल, यूपीएसआई या फिर ऐसी कोई भी परीक्षा जहां से आपसे जीएस पूछा जाए, वहां के लिए आपका बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। आप चलिए हम लोग शुरुआत करेंगे आज के सेशन की बहुत ही धुआंधार प्रश्नों के साथ, धुआंधार स्पष्टीकरण के साथ इसकी शुरुआत करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे आप लोगों के लिए, काफी फायदेमंद, जो कि परीक्षाओं में सीधे सीधे पूछे जाएंगे या फिर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छा सेशन लगेगा। क्योंकि इससे पहले के जो सेशन है, 2 सेशन हम कर चुके हैं, जहां पर आप लोगों को काफी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है, ठीक ठाक कंटेंट भी आप लोगों को दिया है, और आज भी वैसे ही कंटेंट आप लोगों को बहुत ही बेहतर मिलेगा। जो भी प्रश्न है हम लोग उनकी पूरी विस्तृत व्याख्या देखेंगे, स्पष्टीकरण के साथ देखेंगे क्या 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 इसमें महत्वपूर्ण है। उन पॉइंट में एक ही प्रश्न का सिर्फ उत्तर जान लेना जरूरी नहीं है, जरूरी है उसका स्पष्टीकरण जानना भी जरूरी है। क्योंकि प्रश्न हूबहू आ जाए ऐसा भी जरूरी नहीं है ना, मिलता जुलता प्रश्न आ सकता है इसमें। तो हम लोग अभी शुरुआत करेंगे इसकी बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों के साथ। चलिए देखते हैं हम लोग आज के जो प्रश्न है क्या है, क्या कहते हैं प्रश्न हमारे। चलिए देखें आज का पहला प्रश्न आपके लिए आपकी स्क्रीन पर। चलिए देखिए पहला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा शहर अवधी या मुगल व्यंजनों के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा शहर है जो अवधी के लिए या मुगल व्यंजनों के लिए प्रसिद्ध है? लखनऊ, औरंगाबाद, ओंगोल या फिर इटारसी? कौन सा यहां पर विकल्प हो जाएगा? उम्मीद करते हैं आप लोग इसका आंसर जानते होंगे। तो इसका विकल्प जो होगा, पहला विकल्प हो जाएगा लखनऊ। आंसर जो होगा वो लखनऊ शहर जो है वो मुगल कालीन स्थापत्य कला के लिए भी फेमस है, प्रसिद्ध है, अवधी व्यंजन के लिए भी प्रसिद्ध है। ठीक है, लखनऊ की अन्य विशेषताओं की बात करें, अगर लखनऊ की अन्य विशेषताओं, यहाँ से जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्या आपसे पूछे जा सकते हैं कि जो है लखनऊ शहर का संस्थापक, आपसे अगर पूछा जाए लखनऊ शहर का संस्थापक कौन है, तो आप क्या बताएंगे? भाई लखनऊ शहर का संस्थापक आपसे पूछा जा सकता है, तो बताएंगे आसफ उद दौला। आसफ उद दौला, ठीक है। लखनऊ शहर का संस्थापक जो है वो आसफ उद दौला को माना जाता है, क्योंकि इसने जो है 1775 ईस्वी में जो है इसको अपनी राजधानी बनाया था। क्या बनाया था भाई? इसको अपनी राजधानी बनाया था, इसीलिए इसको इसका संस्थापक माना जाता है। ठीक है, क्लियर है ना? इससे पहले जो है पूर्व में यूपी की राजधानी, यूपी ना कहें संयुक्त, उत्तर प्रदेश का पहले नाम क्या था? संयुक्त प्रांत। पूर्व में यूपी का नाम संयुक्त प्रांत था। क्या था भाई? संयुक्त प्रांत था। तब इसकी राजधानी क्या हुआ करती थी? राजधानी क्या हुआ करती थी बताएंगे? इलाहाबाद। क्या हुआ करती थी? इलाहाबाद। आंशिक रूप से लखनऊ को राजधानी कब बनाया गया? आंशिक रूप से क्या बनाया गया, कब बनाया गया? तो 1921 में। पूर्ण रूप से अगर बात की जाए, पूर्ण रूप से 1935 में। ठीक है ना, पूर्ण रूप से 35 में। उत्तर संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश कब किया गया? तो बताएंगे 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संयुक्त प्रांत का नाम यूपी या उत्तर प्रदेश कर दिया गया। तब से ही इसकी राजधानी जो है इसको माना जाता है। उत्तर प्रदेश दिवस, उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? तो बताएंगे 24 जनवरी। आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, यूपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। 24 जनवरी कब से? तो 2018 से ये मनाया जा रहा है। ठीक है, तो यहां तक बातें आपको क्लियर हुई होगी और उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही बेहतर तरीके से इसको समझ में आया होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे।
अगला प्रश्न क्या है, ताप गतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबंध मामला है। जो ताप गतिकी का जो नियम है वो किससे संबंधित है, बताएं आप लोग। तो किससे संबंधित है, क्या चार्ल्स नियम के से संबंधित है, न्यूटन के शीतलन नियम से, ऊष्मा विनिमय के नियम से, या फिर ऊर्जा संरक्षण के नियम से संबंधित है। ये किससे संबंधित है ये आप लोग बताएं जरूर। तो ये इसका जो विकल्प होगा वो आपका विकल्प नंबर डी हो जाएगा, ऊर्जा के संरक्षण से संबंधित है। क्लियर है ना, ऊर्जा के संरक्षण से यह संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखें, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के समय झरोखा दर्शन आरंभ किया गया। झरोखा दर्शन किस शासक के समय में प्रारंभ किया गया था, क्या बाबर के समय में, हुमायूं के समय में, अकबर के समय में, या फिर जहांगीर के समय में। तो क्या बताएंगे कि जो झरोखा दर्शन की शुरुआत की थी वो अकबर ने शुरू की थी। किसने शुरू की थी, अकबर ने शुरू की थी। अकबर के अन्य अगर महत्वपूर्ण कार्यों की बात करें, अकबर के कार्य और क्या क्या इसने कार्य किए हैं, तो क्या बताएंगे, अकबर के कार्यों में आप बताएं इसको दास प्रथा का अंत, या इस पे जो है इसने प्रतिबंध लगाया। कब लगाया था बताएंगे, 1562 ईस्वी में, दास प्रथा पर, ठीक है, 1562 में। उसके बाद जो है तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध तीर्थ यात्रा कर पर प्रतिबंध कब लगाया गया, तो इसका जो है 1563 ईस्वी में, ठीक है। तीर्थ यात्रा कर पर जो है इसने 1563 में प्रतिबंध लगा। साथ ही साथ जजिया कर पर प्रतिबंध 1564, ठीक है। जजिया कर पर प्रतिबंध जो है इसने 1564 में लगाया, किसने, अकबर ने। और इसने क्या शुरुआत की, दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत, कब की गई, तो बताएंगे 1582 ईस्वी में। 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत की, ठीक है। अगर अकबर का आपसे शासनकाल पूछ लिया जाए, अकबर का शासनकाल, तो कब से बताएंगे, 1556 ईस्वी से लेकर, ठीक है, 1556 ईस्वी से लेकर 1605 ईस्वी तक शासनकाल। अकबर का संरक्षक, अगर संरक्षक पूछा जाए, अकबर का संरक्षक कौन था, संरक्षक का नाम भी कई बार पूछा गया, तो क्या बताएंगे, बैरम खान जो है ये अकबर के संरक्षक थे, ठीक है। और कुछ चीजें याद रखो कि जो है, क्या याद रखेंगे आप लोग, याद रखेंगे मुगल शासन, यानी कि मुगल वंश का संस्थापक बाबर जो है, बाबर क्या है भाई मेरे प्यारे, तो बताओगे मुगल वंश का संस्थापक। भारत में मुगल वंश का संस्थापक, भारत में जो है मुगल वंश का संस्थापक कौन, तो बाबर। कब, 1526 ईस्वी में। इसने जो है पानीपत का युद्ध किया था, पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध के बाद ही भारत में जो है मुगल वंश की जो है स्थापना हो गई थी। और यह पानीपत का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था, तो बताएंगे बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। यहां तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही बेहतर तरीके से इसको समझ पाए होंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 4। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या रहेगा। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या होगा, किलोग्राम मीटर, किलोग्राम प्रति मीटर, या फिर किलोग्राम मीटर स्क्वायर, या फिर किलोग्राम मीटर प्रति मीटर स्क्वायर होगा। कौन सा होगा, इसका विकल्प आपका डी हो जाएगा, किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 5।
निम्न में से कौन उपवेद के अंतर्गत नहीं गिना जाता? किसमें नहीं गिना जाता? एक तो उपवेद की बात कर रहा है और दूसरा नहीं, यानी कि ऐसे जो विकल्प दिए हैं इनमें कौन सा जो है वो उपवेद नहीं है? आयुर्वेद, यजुर्वेद, गंधर्ववेद या फिर शिल्पवेद, कौन सा होगा? तो अगर हम जाने कि आप लोग सभी लोग जानते होंगे वेद, तो वेदों की संख्या कितनी है? 4। कौन कौन से हैं? तो कौन कौन से वेद हैं तो आप बताएंगे? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये हमारे 4 वेद हैं और जिन पर क्या लिखे गए? इन्हीं के उपवेद लिखे गए हैं। तो ऋग्वेद का जो है, ऋग्वेद का उपवेद कौन सा होगा? तो यहां हम लोग डाल लें उपवेद। क्या? उपवेद। तो ऋग्वेद का उपवेद क्या होगा? तो बताएंगे आयुर्वेद। क्या होगा? आयुर्वेद। यजुर्वेद का क्या होगा? तो यजुर्वेद का क्या हो जाएगा? बताएंगे धनुर्वेद। सामवेद का ये होगा आपका गंधर्व हो जाएगा, गंधर्व होगा। और अथर्ववेद का क्या है? यहां दिया है आपको शिल्पवेद दिया है। ठीक है, शिल्पवेद दिया है। तो टोटल हमारे 4 वेद हैं और 4 वेदों में चारों के एक एक उपवेद है जिनको हम लोग जो है जानते हैं। ठीक है, और ऋग्वेद, ये ऋग्वेद जो है ये प्राचीन है, सबसे प्राचीन, सबसे प्राचीन, महत्वपूर्ण चीजें हैं। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। ठीक है, इसमें 10 इसमें जो है 10 मंडल हैं। ठीक है, 10 मंडल हैं। ठीक है ना, 1028 सूक्त हैं और 10,000 से ज्यादा ऋचाएं रची गई हैं। ठीक है, तो ये चीज याद रखेंगे, है ना। चलो, प्रश्न संख्या 6, थंगका निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लोकप्रिय कला शैली है? क्या है ये? लोकप्रिय जो है कला शैली है कौन सी? थंगका। आपसे पूछा गया किस राज्य की है? बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम या फिर उड़ीसा? कहां की होगी? तो थंगका जो है ये आपकी जो है सिक्किम राज्य की कला शैली। कहां की है? सिक्किम राज्य की कला शैली है। थंगका शैली में होता क्या है तो बताएंगे क्या होता है? थंगका शैली है क्या? कपड़े पर जो है आकृतियां बनाई जाती हैं और ये जो है किससे संबंधित होती हैं? कपड़े पर कलाकारी संबंधित होगी, बौद्ध दर्शन से होती है या फिर आप बौद्ध धर्म लिखेंगे। ठीक है, बौद्ध धर्म लिखेंगे। यहां पर आप जो है देवियों से प्रचलित जो है चित्रांकन बनाए जाते हैं या फिर आप बताएं पेड़ पौधे के चित्र हो सकते हैं, पेड़ पौधे हो सकते हैं, फुलवारी या फूल आदि के हो सकते हैं। ठीक है, और बिहार की एक और प्रसिद्ध जो है कला शैली है, चित्रकला है, जिसे क्या बोलते हैं भाई? मधुबनी। मधुबनी, इसका जो है मिथिला चित्रकला भी इसको बोला जाता है। ठीक है, मिथिला। क्लियर है? पश्चिम बंगाल की जो है इसका नाम है अल्पना, पश्चिम बंगाल। ठीक ना, क्लियर? महाराष्ट्र में वर्ली। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7, भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? कि जो भारत की संचित निधि होती है उसमें से अगर आपको पैसा निकालना है, निधि को खर्च करना है, तो किसका अनुमोदन लेना जरूरी होता है? किसका अनुमोदन जरूरी है? क्या भारत के राष्ट्रपति का, भारत की संसद का, भारत के प्रधानमंत्री का या फिर संघीय वित्त मंत्री का? किसका अनुमोदन बहुत जरूरी है, अनिवार्य है? जिसके अनुमोदन के बिना जो है, स्वीकृति के बिना जो है जो संचित निधि है वहां से पैसा नहीं निकाला जा सकता है। तो क्या होगा इसमें जो है? विकल्प आपका बी हो जाएगा, भारत की संसद। ठीक है, भारत की संसद। आर्टिकल अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद 114 यह कहता है कि भारत की संचित निधि से जो निधि निकालने के लिए संसद की जो है अनुमति लेना अनिवार्य होता है। ठीक है, इसके बाद ही जो है, इसके बाद ही राष्ट्रपति, इसके बाद राष्ट्रपति स्वीकृति प्रदान करते हैं, अन्यथा की स्थिति में जो है राष्ट्रपति से खारिज कर देंगे। ठीक है ना, खारिज कर देंगे, प्रदान करते हैं। यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है, भारत की संचित निधि। अभी अब जो है भारत की संचित निधि, अगर आपसे प्रश्न दूसरा पूछा जाता
कि भारत की संचित निधि का जो है उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? भारत की संचित निधि का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो बताएंगे अनुच्छेद कौन सा होगा भाई? 226। और जो संचित निधि होती है यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट, जो केंद्र सरकार होती है, उसको जितने भी राजस्व प्राप्त होते हैं, ठीक है, जो भी राजस्व प्राप्त होते हैं वो यहाँ पर जो है इकट्ठा किए जाते हैं या संचित किए जाते हैं, ठीक है ना? क्लियर है? चलो अगला प्रश्न संख्या 8। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के पद का कार्यकाल होता है, अर्थात कितना होता है? आपसे ये पूछा गया है कि जो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है, जिनको आप क्या कहते हैं? यूपीएससी, ठीक है, यूपीएससी। कितना होता है? 3 वर्ष या 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, 5 वर्ष या 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, सी विकल्प में दिया है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, या फिर 6 वर्ष होता है। तो यहाँ पर जो संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल जो होता है अधिकतम 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो है इनका कार्यकाल रहता है, ठीक है। इनका संघ लोक सेवा आयोग, ठीक, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, उल्लेख कहाँ है? तो बताएंगे संविधान के भाग 15 में इसका उल्लेख किया गया। अनुच्छेद कितना होगा? आर्टिकल की बात की जाए, आर्टिकल कितना होगा? 315 से लेकर 323 तक इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है, 323 तक उल्लेख किया गया है। यूपीएससी है क्या? यूपीएससी क्या है? तो ये बताएंगे, ये एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। यूपीएससी क्या है? ये एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है, ठीक है, संवैधानिक निकाय है। इनके सदस्यों की नियुक्ति, यूपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति, चाहे वो अध्यक्ष हो या फिर सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति, कौन भाई? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। क्लियर है यहां तक? ठीक है ना? क्लियर हुआ? चलिए आगे अगला प्रश्न देखते हैं लोग। प्रश्न संख्या 9, ब्रायलर चिकन का भरण क्या है? जो ब्रायलर चिकन होता है इसका भरण क्या है, ठीक है। विकल्प ए में दिया है विटामिन से भरपूर संपूरक के साथ पर्याप्त मात्रा में वसा एवं पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से भरा हुआ होता है, या फिर मिश्र खाद्यान्न की उच्च मात्रा होती है, या प्रोटीन एवं वसा से भरे हुए घटक होते हैं, या फिर विटामिन से भरपूर संपूरक भोजन होता है। कौन सा होगा? तो यहां पर जो विकल्प आपका हो जाएगा, विकल्प ए आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नंबर 10, लोकसभा अध्यक्ष के वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करता है? भाई लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनके वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करता है? ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। क्या राष्ट्रपति करते हैं, क्या वेतन आयोग करता है, मंत्रिमंडल या फिर संसद करती है? कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष कौन करता है भाई? क्या होगा विकल्प इसका? तो बताएंगे लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनका वेतन और भत्ते निर्धारित करता है कौन? तो आप बता दो कि संसद करती है। कौन करता है? संसद करती है, ठीक है। वेतन एवं भत्ते लोकसभा, तो आर्टिकल 97 अनुच्छेद 97 के अनुसार, अनुच्छेद 97 क्या कहता है कि राज्यसभा के सभापति व उपसभापति, ठीक है। राज्यसभा के सभापति व उपसभापति के वेतन भत्ते, साथ ही साथ लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते निर्धारित किए जाते हैं। अनुच्छेद 97 में ऐसा कहा गया है। क्लियर है?
लोहे का सबसे शुद्ध वाणिज्यिक रूप क्या है? प्योर आयरन शुद्ध वाणिज्यिक रूप क्या है? क्या होगा शुद्ध वाणिज्यिक रूप? कच्चा लोहा, इस्पात, जंगरोधी इस्पात या फिर पिटवा लोहा होगा? कौन सा हो जाएगा भाई? चल, इसमें जो विकल्प आपका हो जाएगा, विकल्प आपका डी बिल्कुल सही होगा, पिटवा लोहा। कौन सा होगा? पिटवा लोहा होगा। पिटवा लोहे में जो है कार्बन की मात्रा, कार्बन की मात्रा कितनी होती है? 0.12% से लेकर 0.25% तक। यहां पर जो है कार्बन नाम मात्र का ही होता है। यह जो लोहा होता है या कैसा होता है? मुलायम होता है। कैसा होता है? मुलायम और धूसर होता है। कैसा होता है भाई? मुलायम व धूसर होता है। ठीक है, क्लियर? कुछ चीजें और याद रखें कि लोहे के प्रकार, लोहे के प्रकार, शुद्धता के आधार पर लोहे के प्रकार की बात करें तो कौन कौन से हो जाएंगे? पहला एक होगा मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट, ठीक है। एक आपका जो है मैग्नेटाइट होगा, एक होता है हेमेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, एक लिमोनाइट होता है, लिमोनाइट। और क्या बताएंगे? चौथा जो है, जो चौथा है अंतिम है, उसे क्या कहते हैं? सिडेराइट। क्या बोलेंगे भाई? सिडेराइट। तो लोहे के जो प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं? कितने होते हैं भाई? 4 प्रकार का लोहा आता है। ठीक है, चलिए 12, प्रश्न संख्या 12, पशुओं में ना पाए जाने वाले ऊतक का नाम बताएं। पशुओं में ना पाए जाने वाले ऊतक का क्या नाम है? तो पशुओं में कौन सा ऊतक नहीं पाया जाता है? क्या वसीय ऊतक है, विज्योतक ऊतक है, पार्श्व जंतु है, तंतु है या फिर संयोजी ऊतक है? कौन सा होगा? तो यहाँ पर जो विकल्प ए, वसीय ऊतक, पार्श्व ऊतक और संयोजी ऊतक जो है ये सभी जंतु ऊतक कहलाते हैं। विज्योतक जो है ये आपका पादप ऊतक कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर विकल्प आपका जो हो जाएगा, विकल्प बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। विज्योतक ऊतक जो है ये क्या है? ये आपका जो है पादप, क्या है भाई? पादप ऊतक। क्या है ये? पादप ऊतक है। ठीक है, अन्य पादप ऊतकों की बात करें, पहली बात विज्योतक, तो अभी अन्य की बात क्या कर रहे हैं कि जो विज्योतक ऊतक है ये करता क्या है? तो ये क्या करता है? जल एवं खनिज तत्वों का, जल एवं खनिज तत्वों का अंतरण करता है। क्या करता है भाई? अंतरण करता है। अन्य पादप ऊतक की बात करें अगर, अन्य पादप ऊतक जो है वो कौन कौन से हो जाएंगे? कौन कौन से हो जाएंगे? अन्य पादप ऊतकों की अगर बात करेंगे तो कौन कौन से हो जाएंगे? तो बताएंगे स्थायी ऊतक, स्थायी ऊतक। दूसरा क्या होगा? त्वचीय ऊतक, त्वचीय ऊतक। एक और होगा जिसे संवहनीय ऊतक कहते हैं, संवहनीय ऊतक। ठीक है, जिन्हें जटिल ऊतक भी कहते हैं। संवहनीय ऊतक को जटिल ऊतक कहते हैं, जिसमें 2 प्रकार के आते हैं, जाइलम और फ्लोएम। आप लोग जानते हैं, बहुत अच्छे से समझते होंगे। बाकी ये क्या है? ये तीनों क्या है? ये तीनों क्या है? तो ये तीनों जो है आपके क्या है? ये सभी क्या है? जंतु ऊतक है। क्या है भाई? जंतु ऊतक है। ऊतक, जंतु ऊतक में और क्या क्या हो सकते हैं? और कौन कौन से हो सकते हैं? तो बताएंगे तंत्रिका ऊतक। क्या होता है? तंत्रिका ऊतक भी होता है। साथ ही साथ और क्या होता है? तो यहाँ पर पेशीय ऊतक भी होता है, पेशीय ऊतक भी होता है, एक्सेट्रा वगैरह वगैरह बहुत सारे हैं। ठीक है, चल अगला प्रश्न देखें हम लोग। बेहतर लग रहा है? उम्मीद करते हैं बहुत ही बेहतर लग रहा होगा। आप लोग जो है वीडियो को शेयर करते रहिए, धड़ाधड़ शेयर करते रहिए। हाँ, चलिए आगे देखें। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? सीटीबीटी। सीटीबीटी व्यक्त करता है, क्या व्यक्त करता है? सीटीबीटी क्या चीज देता है? सीटीबीटी कि सशस्त्र नियंत्रण उपाय करता है,
या फिर मादक द्रव्य नियंत्रण उपाय करता है, या फिर वित्तीय नियंत्रण उपाय, या फिर व्यापार नियंत्रण और विनिमय करता है? क्या करता है भाई? तो इसको बताएंगे, यह शस्त्र नियंत्रण उपाय प्रदान करता है। शस्त्र नियंत्रण उपाय प्रदान करता है सीटीबीटी। क्या? सीटीबीटी। ठीक है, सीटीबीटी का फुल फॉर्म क्या है? सबसे पहला प्रश्न, फुल फॉर्म क्या होगा भाई? सी से क्या होगा? सी से क्या होगा? कॉम्प्रेहेंसिव, COMPR, कॉम्प्रेहेंसिव न्यूक्लियर कॉम्प्रेहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट। क्या है? टेस्ट। पी से क्या है? बैन। फिर जो है ट्रीटी है। क्या है भाई? ट्रीटी है। ठीक है ना? कॉम्प्रेहेंसिव न्यूक्लियर, यहां पे एल है, ये न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी कहते हैं इसे। हिंदी में क्या होगा? व्यापक। ठीक है, हिंदी में क्या होगा? व्यापक आणविक। हिंदी में क्या इसे बोलेंगे? व्यापक आणविक परीक्षण प्रतिबंध। बैन का मतलब प्रतिबंध। ठीक है, ट्रीटी माने संधि। क्लियर हुआ? यहां तक जो है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसमें होता क्या है कि परमाणु हथियार जो हैं, परमाणु हथियारों के परीक्षण एवं उनके निर्माण पर रोक लगाना है इसका मुख्य उद्देश्य। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए सीटीबीटी, ठीक है ना, सीटीबीटी की स्थापना की अगर बात की जाए, क्या मेरे दोस्त, स्थापना अगर आपसे पूछ ली जाए तो क्या आप बताएंगे कि सीटीबीटी की स्थापना हुई कब थी? तो बताएंगे 24 सितंबर 1996। ठीक है, इसका अगर आपसे मुख्यालय पूछा जाए तो क्या बताओगे? तो बताएंगे वियना में। कहां है भाई? वियना में है। वियना कहां पड़ता है? तो बताएंगे ये जो है ऑस्ट्रिया में पड़ता है। कहां पड़ता है? ऑस्ट्रिया में पड़ता है। क्लियर हुआ? यहां तक उम्मीद करते हैं आपको बेहतर समझ में आ गया होगा। ठीक है ना? चले आगे बढ़े। ओके, चलिए, मधुमेह के लक्षण है। मधुमेह के लक्षण क्या है? यानी कि डायबिटीज के लक्षण क्या होते हैं? कम पेशाब आना, भूख, हरास और थकान, यानी कि भूख में कमी और थकान, ऐसा भी होता है क्या? थकान में कमी। पेशाब ना आना, क्या ऐसा होता है? या फिर बार बार पेशाब और असामान्य प्यास लगना, कि बार बार पेशाब आया और बहुत ज्यादा प्यास लगे। कौन सा विकल्प होगा? तो यहां पर जो होगा वो आपका विकल्प आपका डी हो जाएगा। यहां अन्य लक्षण की बात करें अगर, और लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, और लक्षण इसमें क्या क्या हो सकते हैं, तो जो है अचानक भूख लगना, अचानक भूख लगना। ठीक है, ज्यादा थकान लगती है इसमें। ठीक है, पेशाब बार बार आती है, बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, धुंधला दिखाई देना, और क्या होता है? धुंधला दिखाई देता है। इसे जो है धुंधला दिखाई भी देता है। क्लियर है ना? ये मधुमेह जो होता है, होता कैसे है, किसकी कमी से? तो बताएंगे मधुमेह जो है इंसुलिन की कमी से होता है। और क्या होता है इसमें? रक्त में, और क्या होता है भाई प्यारे? रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। एक तो ये चीज होती है। उपाय या उपचार की बात क्या करें कि उपचार क्या होगा? अभी तो रोग हो गया, अब उपचार क्या होगा? तो उपचार इसका क्या होगा दोस्त, बताओ उपचार क्या होगा? तो उपचार में क्या कहेंगे? इंसुलिन लेना, अलग से जो है, चाहे इंसुलिन के इंजेक्शन लो या फिर जो है इंसुलिन अलग से आप लीजिए। ठीक है, क्लियर है यहां तक? ठीक है ना? यहां क्लियर हुआ?
चलिए आगे देखें। प्रश्न संख्या 15, आयरन को जंग लगने से रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाभकारी नहीं है? बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, नहीं। आपको पकड़ना है कि नहीं क्या है। क्या अनिलन नहीं महत्वपूर्ण है? ग्रीज लगाना, जस्ता चढ़ाना या फिर पेंट करना? कि जो आयरन है, जो लोहा है, इसको जंग से बचाने के लिए हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या नहीं होगा? तो क्या होगा, तो बताएंगे कि जो अनिलन की प्रक्रिया जो होती है वो जंग लगने के लिए महत्वपूर्ण नहीं होती, जंग से नहीं बचाती। अनिलन की प्रक्रिया है क्या? यह जो है, यह प्रक्रिया कांच को, किसको भाई? कांच को ठंडा करने के लिए अपनाई जाती है, ठीक है ना? अपनाई जाती है। कांच को ठंडा करने के लिए क्या अपनाई जाती है? तो कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है दोस्त? तो अनिलन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? शीतलन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शीतलन, ठीक ना? शीतलन कहते हैं। क्लियर? बाकी ग्रीस लगाना, जस्ता चढ़ाना, पेंट करना और क्या? स्टेनलेस स्टील बनाना भी जो है, क्या करता है? लोहे को जंग से बचाता है। अर्थात अगर कहें हवा व पानी के संपर्क को रोकना। यह कहने का मतलब यह है कि अगर लोहे को जंग से बचाना है तो उसको हवा और पानी दोनों के संपर्क में ना आने दे, तो आप इसको बचा सकते हैं, ठीक है? स्टेनलेस स्टील जो है ये मिश्र धातु बनाकर जो है इसको ऐसा किया जाता है, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न देखें हम लोग। ये 16वां प्रश्न आज का अपने इस क्लास का अंतिम प्रश्न है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, 16 नंबर। भारतीय संविधान को अपनाया गया था, कि भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया था? ये प्रश्न आपको बताना है। इसका आंसर आप लोग हो सकता है जानते ही होंगे, तो बताएं। क्या संविधान सभा द्वारा अपनाया गया? क्या ब्रिटिश संसद द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा या फिर भारतीय संसद द्वारा अपनाया गया था? किसके द्वारा इसको जो है अपनाया गया था? तो बताएं आप लोग। तो बताएंगे कि ये जो है संविधान सभा द्वारा, किसके द्वारा? संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? तो क्या बताओगे? 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, जिसमें क्या कहा था कि जो संविधान सभा के लोग थे उन्होंने इसमें क्या कहा था कि संविधान को हम क्या करते हैं? अंगीकृत आत्मार्पित एवं अधिनियमित करते हैं, अधिनियमित करते हैं, ऐसा इन्होंने कहा था। इस दिन जो है 26 नवंबर 1949 को संविधान पूछा जाता है कि कैसा लागू हुआ था? तो आंशिक रूप से लागू हुआ, आंशिक रूप से लागू हुआ था, ठीक है? अगर आपसे ये पूछा जाए कि संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी। पूर्ण रूप से संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी। कब भाई? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से यह लागू हुआ था। ठीक, अब देखो 26 नवंबर को क्या कहा जाता है? संविधान दिवस। क्या कहा जाता है? संविधान दिवस। इसे ही विधि दिवस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विधि दिवस। इसे ही कानून दिवस भी कहते हैं।
ठीक है, कानून दिवस भी कहते हैं। क्लियर है ना। और जो है संविधान दिवस मनाया कब से गया, तो बताएंगे 26 नवंबर 2015 को पहली बार संविधान दिवस मनाया गया। पहली बार संविधान दिवस मनाया गया, ठीक है, पहली बार। इसको पूर्व में इसको क्या कहते थे, राष्ट्रीय कानून दिवस। पूर्व में इसे यहां लिख देता हूं मैं नोट में, यहां पूर्व में इसे राष्ट्रीय कानून दिवस, राष्ट्रीय कानून दिवस के नाम से जाना जाता था, के नाम से जाना जाता था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है इसके बारे में, आप लोग इनको जो है जरूर याद रखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आज का सेशन हम लोगों ने कंप्लीट किया है। टोटल 16 प्रश्न देखे हैं और जिनकी बहुत ही व्याख्यात्मक रूप से इनका जो है अध्ययन हम लोगों ने किया है, क्योंकि प्रश्न परीक्षा में हुआ है ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो उससे जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, पॉइंट्स हैं, उनको देखना बहुत जरूरी है। तो आप लोगों को इसी तरीके से जीएस की क्लास इस चैनल पर मिलती रहेंगी, इसीलिए आप लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहें, ठीक है। ओके, आज फाइनल करते हैं जो क्लास को। अगले सेशन में फिर से मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, नए जोश के साथ, एक बेहतरीन धुआंधार सीरीज के साथ। ओके।